स्वागत है दोस्तों आपका हायर मैथमेटिक्स में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया वेक्टर सबस्पेस की प्रॉपर्टीज़ को। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स एंड लीनियर स्पैन ऑफ ए सेट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक वेक्टर स्पेस कंसिडर किया है V ओवर द फील्ड F। उसी वेक्टर स्पेस में से मैंने यहाँ पे n वेक्टर्स को चूज़ किया है जो कि हैं v1, v2, v3 अप टू vn। उसी के साथ n स्केलर्स को भी लिया है फील्ड में से जो कि हैं अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 अप टू अल्फ़ा n। अब मैंने क्या किया, हर वेक्टर को एक एक स्केलर से मल्टीप्लाई करा दिया। मल्टीप्लाई कराने के बाद उन सबको आपस में ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद जो वेक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन बन के आता है उसी कॉम्बिनेशन को हम लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब लीनियर बोलने का कारण है क्योंकि यहाँ पे जो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं उनकी जो पावर है वो 1 है, ना तो 1 से बड़ी है पावर, ना तो 1 से छोटी है। इसीलिए इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं। उसके बाद इन्फिनाइट लीनियर कॉम्बिनेशंस यूजिंग n वेक्टर्स। दोस्तों इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम n वेक्टर्स की मदद से ही इन्फिनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है उसके अंदर अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 अप टू अल्फ़ा n जो है वो स्केलर्स हैं जो कि फील्ड में से आ रहे हैं। ठीक है, अगर फील्ड तुम्हारा इन्फिनाइट हुआ से रियल फील्ड, तो आप खुद सोचो कि आप इन्फिनाइट स्केलर्स सेलेक्ट कर सकते हो और हर बार आप स्केलर्स चेंज करोगे आपको हर बार एक नया वेक्टर मिलेगा, एक नया कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो इसका मतलब आप इन्फिनाइट वेक्टर्स फॉर्म कर सकते हो जस्ट बाय फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स। उसके बाद क्योंकि ये जो वेक्टर स्पेस है उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड होती हैं, यानी कि जो V है वो क्लोज्ड होगा अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो जिसकी वजह से जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन के आया है ये भी उसी वेक्टर स्पेस को बिलोंग करेगा जिस वेक्टर स्पेस में ओरिजिनल वेक्टर्स बिलोंग करते हैं। अब थोड़ा समझते हैं डायग्राम के माध्यम से कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, या फिर हम इसको विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक वेक्टर स्पेस कंसिडर किया है जो कि आप सब जानते हैं r² ओवर द फील्ड R। तो यहाँ पे xy प्लेन मैंने ड्रॉ किया, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। यहाँ पे मैंने दो वेक्टर्स लिए हैं जो कि है v1 और v2। v1 और v2 का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, आप देख सकते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन। अब हमें पता है दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने पढ़ा है लोअर क्लासेस के अंदर। तो हम भली भांति जानते हैं कि इसका एडिशन कैसे निकल के आएगा। यहाँ पे हम वेक्टर्स को जब ऐड करेंगे v1 प्लस v2 तो हमें क्या मिलेगा, एक नया वेक्टर मिलेगा जो कि उसी पॉइंट से शुरू हो रहा होगा जिन पॉइंट से पिछले दो वेक्टर शुरू हो रहे थे, यानी कि सेम इनिशियल पॉइंट, दैट इज़ ओरिजिन। तो अब ये जो v1 प्लस v2 आया है वो क्या है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। किसका, v1 और v2 वेक्टर्स का। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, जो नोटेशन हमने अभी स्टार्टिंग के अंदर लिखी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अल्फ़ा 1 है और अल्फ़ा 2 है वो 1 है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये लीनियर कॉम्बिनेशन बना v1 प्लस v2। आप इन्हीं दो वेक्टर से और नए वेक्टर्स जनरेट कर सकते हैं केवल दो काम करके। एक अल्फ़ा की वैल्यूज़ पुट करिए, एक बीटा की वैल्यूज़ पुट करिए अपने हिसाब से, अपनी मर्ज़ी से, और आपको हर बार एक नया वेक्टर जो है मिलता जाएगा। और ये जो वेक्टर्स मिलेंगे ये उसी प्लेन के अंदर मिलेंगे, यानी कि आपको XY प्लेन के अंदर ही ये सारे वेक्टर्स मिलेंगे। यहाँ पे मैंने बात की दो वेक्टर्स की। आप R³ के अंदर 3 वेक्टर्स ले लीजिए, 2 वेक्टर्स ले लीजिए, या इन्फिनाइट वेक्टर्स ले लीजिए या फाइनाइट वेक्टर्स लीजिए। आप जितने वेक्टर्स लेना चाहे ले सकते हैं, चाहे जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स का
लीनियर कॉम्बिनेशन लिया जा सकता है। अब जानते हैं लीनियर स्पैन क्या होता है। अभी जो हमने n वेक्टर्स लिए हैं स्टार्टिंग में, उनको एक सेट में डाल देते हैं S में। अब लीनियर स्पैन क्या होता है, तो अभी जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाए n वेक्टर्स के, उन सभी लीनियर कॉम्बिनेशंस को अगर एक दूसरे सेट के अंदर डाल दिया जाए तो उस सेट को हम बोलते हैं लीनियर स्पैन ऑफ S। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, द सेट कंटेनिंग द लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ n वेक्टर्स इज कॉल्ड लीनियर स्पैन ऑफ ए S कंटेनिंग n वेक्टर्स। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, L ऑफ S, और एंगल ब्रैकेट्स के अंदर S डाल दीजिए, या फिर आप स्पैन ऑफ S करके लिख सकते हैं, या फिर कर्ल ब्रैकेट्स के अंदर आप S लिख सकते हैं। कई नोटेशंस हैं, जिस प्रकार से आप रिप्रेजेंट करना चाहें उस प्रकार से आप कर सकते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो सेट S है, यानी कि जो आपने वेक्टर की सिलेक्शन की थी, आपने n वेक्टर्स लिए थे, तो n की बजाय आप इनफाइनाइट वेक्टर्स भी ले सकते हैं, यानी कि S मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, इट इज़ योर चॉइस। उसके बाद जो LS है उसको हम बोलेंगे इट इज़ ए सेट जनरेटेड बाय और स्पैन्ड बाय S, क्योंकि ये सेट S के अंदर जो वेक्टर्स थे उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बना है। इसके अलावा जो वेक्टर्स v1 v2 अप टू vn वेक्टर्स थे, जिनकी हेल्प से हमने नए वेक्टर्स तैयार किए, तो वो ओरिजिनल वेक्टर्स भी लीनियर स्पैन ऑफ S के अंदर बिलोंग करेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ जो नए वेक्टर्स तैयार हुए हैं सिर्फ वो ही बिलोंग करेंगे, बल्कि जो पुराने वेक्टर्स हैं जिनकी मदद से वो बने हैं वो भी उसको बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर v1 v2 v3 अप टू vn S को बिलोंग करते हैं, तो अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 अप टू vn इंटू अल्फ़ा n LS को बिलोंग करते हैं, जिसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो v1 v2 v3 अप टू vn है, ये भी LS को बिलोंग करेगा। किस प्रकार से, अगर आप क्या करो, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है v1 के लिए, तो आप अल्फ़ा 1 को 1 डाल दीजिए और बाकी सारे अल्फ़ा i को 0 डाल दीजिए। तो होगा क्या, वहाँ से आपके पास जो लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार होगा वो होगा 1 इंटू v1, यानी कि v1। तो क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन LS को बिलोंग करता है, तो ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन जो आया है ये भी LS को बिलोंग करेगा। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि जो v1 है वो LS को बिलोंग करता है। इसी प्रकार से आप हर i के लिए कर सकते हैं, फ्रॉम 1 टू n। तो यहाँ से क्या पता लगा, जो vi है वो S को बिलोंग करेगा फॉर एवरी i। तो अल्टीमेटली हम ये कहेंगे कि जो S है वो LS का सबसेट होता है हमेशा ही। अब डिस्कस करते हैं लीनियर स्पैन की प्रॉपर्टीज़। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो LS है वो वेक्टर स्पेस का सबस्पेस बनाता है। LS फॉर्म्स ए वेक्टर सबस्पेस ऑफ V। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि आखिरकार हमें लीनियर स्पैन की ज़रूरत पड़ी क्यों। क्योंकि जो सेट S लिया था जिसके अंदर हमारे पास वेक्टर्स थे v1 v2 अप टू vn, वो सफिशेंट नहीं थे S को एक वेक्टर सबस्पेस बनाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं वेक्टर्स की कमी होगी, जिसकी वजह से S क्लोज्ड नहीं होगा। ठीक है, तो उसी कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, उन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं, और वो जो लीनियर कॉम्बिनेशन वाला सेट होता है वो सबस्पेस बनाता है, उस कमी को पूरी करता है और इसको एक सबस्पेस बनाता है। तो याद रखना है कि जो LS है वो हमेशा ही सबस्पेस बनाता है। अगली प्रॉपर्टी है LS इज ए स्मॉलेस्ट सबस्पेस विच कंटेन्स सबसेट S। अब ऐसा कैसे, इसको जानने के लिए हम एक सबस्पेस कंसिडर करेंगे W such that S is contained in W, और हमें ये भी पता है S is contained in LS also।
तो लेट v इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 इंटू वी वन प्लस अल्फ़ा 2 इंटू वी टू अप टू अल्फ़ा n इंटू वी एन बिलोंग्स टू एल एस। अब क्योंकि s is contained in W, this implies that V1, V2, V3 up to Vn also contained in W. Because W is a subspace of V, this implies that V is equal to alpha 1 into V1 plus alpha 2 into V2 up to alpha n into Vn belongs to W. Therefore, we have, हमें क्या पता लगा कि Ls का आप कोई भी वेक्टर उठाओ तो वो वेक्टर W को भी बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है कि जो Ls है वो W का सबसेट आएगा। ठीक है, तो जो S था वो कंटेन करता था Ls में, अब Ls जो है वो W में कंटेन करता है, यानी कि Ls ही सबसे छोटा सबस्पेस है जो कि S को कंटेन करता है। नहीं तो S और Ls के बीच में W ना आता, लेकिन नहीं आया, W बाद में आया, Ls पहले आया। इसका मतलब Ls जो है वो सबसे छोटा सबस्पेस है जो कि S को कंटेन करता है। कंटेन करने वाले बहुत सारे सबस्पेस होंगे, लेकिन Ls ही सबसे छोटा सबस्पेस बनेगा। इस प्रकार से हम इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। अगली प्रॉपर्टी है इफ़ S इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V, देन इफ़ S इज ए सबस्पेस ऑफ V, then Ls is equal to S, otherwise S is a subset of Ls। यानी कि अगर जो S लिया है वो पहले से ही एक सबस्पेस बनाता है, जो कि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि S जब सबस्पेस ना बनाता हो तब हम लीनियर स्पैन करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर S पहले से ही सबस्पेस बनाता हो तब तो हमें लीनियर स्पैन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर लीनियर स्पैन कर भी लिया तो जो लीनियर स्पैन बनेगा वो S के बराबर बनेगा। ये बात जो है हमें याद रखनी है। और अगर S सबस्पेस ना बनाता हुआ, जो कि हमने पढ़ा, तो उस केस में जो S है केवल Ls का एक सबसेट ही रहेगा। उसके बाद if S and T are two non-empty subsets of V, then if S is a subset of T, this implies that Ls is a subset of Lt. If S is a subset of Lt, this implies that Ls is a subset of Lt. L of S union T is equal to L of S plus L of T. अब ये बड़ी आसान प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको आप याद रख सकते हैं कि अगर एस टी का सबसेट है तो उसका लीनियर स्पैन भी लीनियर स्पैन ऑफ टी का सबसेट होगा। अगर एस एल टी का सबसेट है तो एस का लीनियर स्पैन एल टी का सबसेट होगा। और अगर एस यूनियन टी का लीनियर स्पैन करें तो आप इंडिविजुअली एस का लीनियर स्पैन निकालें और टी का लीनियर स्पैन निकालें, उनको ऐड कर दीजिए तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगली प्रॉपर्टी है इफ S is non-empty subset of V and there are number of subspaces containing S, then Ls is equal to intersection of all the subspaces। यानी कि Ls निकालने का एक और तरीका है। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ लीनियर कॉम्बिनेशन से ही Ls बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, ये प्रॉपर्टी हमें बताती है कि आपके पास अगर नंबर ऑफ सबस्पेसेस अवेलेबल है सच डैट सब में एक बात कॉमन होनी चाहिए कि सभी सबस्पेसेस S को कंटेन करते हों, तो क्या करो उन सभी सबस्पेसेस का इंटरसेक्शन लो। जो इंटरसेक्शन वाला सेट होगा ना वो कुछ और नहीं बल्कि Ls होगा। इसके लिए एक एग्जांपल नीचे ली है मैंने। जैसे S क्या है 0,1 एक पॉइंट है, एक वेक्टर है इसके अंदर, और वेक्टर स्पेस लिया है r²। और Ls इसका क्या बनेगा 0, अल्फा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू r। ओके, तो ये क्या है एक सबस्पेस है। अब क्या करते हैं W1, W2, W3 तीन सबस्पेसेस मैंने ले लिए r² के, सच डैट ये तीनों S को कंटेन करते हों। अब जो Ls हमने निकाला वो किसके बराबर होगा W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3। इसी प्रकार से आप और भी एग्जाम्पल्स कंसिडर कर सकते हैं। आगे है दोस्तों, अभी तक हमने बात की नॉन एम्प्टी सबसेट S की।
लेकिन क्या हो अगर S एम्प्टी हो, यानी कि उसके अंदर कोई वेक्टर्स ही ना हो, तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन की बात किस प्रकार से करेंगे? तो उसका जवाब है, जो एम्प्टी सेट है उसका LS बनेगा सेट कंटेनिंग ज़ीरो वेक्टर, यानी कि एक सिंगलटन सेट आएगा। अब इसको समझने के लिए क्या कर सकते हैं, तो एक बात है, आप उसको नोट कर लीजिए कि S कंटेन्स नो वेक्टर्स एंड सम ऑफ नो वेक्टर्स दैट इज एम्प्टी सम इज डिफाइंड टू बी ज़ीरो। यानी कि अगर कोई भी वेक्टर्स नहीं है हमारे पास, यानी कि कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं का जो सम आता है वो ज़ीरो ही डिफाइन किया जाता है। तो आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। और एक बात ये भी आप जान लीजिए कि जो ज़ीरो वेक्टर हैं, ज़ीरो वेक्टर आप किसी के भी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, चाहे वो एम्प्टी सेट हो या फिर वो नॉन एम्प्टी सेट हो। ये तो था एक तरीका समझने का कि कैसे एम्प्टी सेट का जो लीनियर स्पैन है वो सेट कंटेनिंग ज़ीरो वेक्टर आता है। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि जो S है वो एम्प्टी सेट है, और हमें पता है जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का एक सबसेट होता है। यानी कि जो S है वो V के हर सबस्पेस का सबसेट होगा। और अभी हमने एक प्रॉपर्टी पीछे की कि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द सबस्पेसेस कंटेनिंग द सेट S इज इक्वल टू LS। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द सबस्पेसेस विल बी सेट कंटेनिंग ज़ीरो वेक्टर, यानी कि LS क्या आएगा, सेट कंटेनिंग ज़ीरो वेक्टर, एक सिंगलटन सेट आएगा। तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। नहीं तो आप ये सोचिए कि जो LS होता है वो हमेशा एक सबस्पेस बनाता है, यस और नो। और जो सेट S है अगर उसके अंदर कुछ भी नहीं है और हमें उसका लीनियर स्पैन लिखना ही है, तो LS जो है उसको सबस्पेस बनाना भी है। तो उसके लिए कम से कम क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि LS के अंदर एटलीस्ट ज़ीरो वेक्टर तो हो, क्योंकि अगर ज़ीरो वेक्टर हो गया तो सबसे छोटा जो सबस्पेस बनेगा वो ज़ीरो सबस्पेस तो बनेगा। अदरवाइज़ तो LS जो है वो सबस्पेस बनाएगा ही नहीं, और जो हमने स्टार्टिंग के अंदर प्रॉपर्टी की वो फेल हो जाएगी, वो गलत हो जाएगी, गलत साबित हो जाएगी। तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो जो LS है उसके अंदर ज़ीरो वेक्टर ज़रूर आएगा, कम से कम ज़ीरो वेक्टर ज़रूर आएगा, क्योंकि नए वेक्टर्स तो बन नहीं सकते, तो ज़ीरो ही कम से कम रख लेते हैं। ओके, अगली प्रॉपर्टी है, इफ़ S is non-empty subset of V such that LS is equal to V if and only if V is generated by S या फिर V is spanned by S। यानी कि for every V belongs to capital V, V is equal to alpha 1 into V1 plus alpha 2 into V2 plus up to alpha n into Vn। इस प्रकार से जो है हर वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, तो इसको हम प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ बड़ा ही आसान है। इसके अंदर एक चीज़ यूज़ होगी, एक रिज़ल्ट यूज़ होगा या एक तरीका यूज़ होगा। वो तरीका क्या है कि अगर हम किन्हीं दो सेट को, किन्हीं दो नॉन एम्प्टी सेट को इक्वल प्रूफ करना चाहें तो हम क्या करेंगे, A को B का सबसेट प्रूफ कर दीजिए और B को A का सबसेट प्रूफ कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि A इज इक्वल टू B आ जाएगा। तो इसी रिज़ल्ट को हम, इसी तरीके को आगे हम यूज़ करते हैं इसके प्रूफ के लिए। तो पहले इस स्टेटमेंट को हम एक तरफ से प्रूफ करेंगे, यानी कि हम मान के चलेंगे V इज़ जनरेटेड बाय S और प्रूफ करने की कोशिश करेंगे LS इज इक्वल टू V। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सिंस LS इज़ ए सबस्पेस जनरेटेड बाय S, दिस इम्प्लाइज दैट LS इज़ ए सबसेट ऑफ V। क्योंकि LS तो सबस्पेस होता है, और सबस्पेस बनता कब है, जब वो एक सबसेट होता है V का। ठीक है, तो इसको हमने नंबर 1 डाल दिया। अब V का एक वेक्टर लेते हैं, तो अगर V कैपिटल V को बिलोंग करता है देन V कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अल्फ़ा 1 इंटू V1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू V2 अप टू प्लस अल्फ़ा n इंटू Vn, क्योंकि V इज़ जनरेटेड बाय S। बड़ी सीधी सी बात है। दिस इम्प्लाइज दैट V इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 इंटू V1 प्लस अप टू अल्फ़ा n इंटू Vn बिलोंग्स टू LS। क्यों? क्योंकि LS इज आल्सो स्पैन्ड बाय S।
ओके, तो यहाँ से क्या पता लगा कि हर वेक्टर कैपिटल V का बिलोंग करता है LS को। इसका मतलब जो कैपिटल V है वो LS का सबसेट है। बाय 1 हमें ये पता लगा LS इज अ सबसेट ऑफ V, बाय 2 हमें ये पता लगा V इज अ सबसेट ऑफ LS। तो दोनों को जब कंबाइन किया और जो रिजल्ट आया वो आया कि LS इज इक्वल टू V। तो ये तो हो गई एक तरफ से हमारी बात प्रूफ। अब हम करेंगे इसका कॉन्वर्स यानी कि दूसरी तरफ से इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे कि LS इज इक्वल टू V। देन हमें ये प्रूफ करना है दैट V इज जनरेटेड बाय S। तो अब देखो LS V के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि जो V का हर वेक्टर है वो LS के हर वेक्टर के बराबर है। अब क्योंकि LS का हर वेक्टर V1, V2 अप टू Vn वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो कैपिटल V है उसके भी हर वेक्टर्स V1, V2, V3 अप टू Vn के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो यहाँ से क्या पता लगा that V is generated by और spanned by S। अगली प्रॉपर्टी है if W1 and W2 are two subspaces of V, then linear sum of the two subspaces W1 plus W2 is equal to linear span of W1 union W2, that is W1 plus W2 is equal to linear span of W1 union W2। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये याद रखनी है आपने कि जो W1 प्लस W2 है वो भी एक सबस्पेस बनाएगा और इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, तरीका वही सेम है जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि सबसे पहले आप ये शो करिए कि W1 प्लस W2 एक नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस V का। उसके बाद आप नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन अप्लाई कीजिए और इस बात को प्रूफ करिए कि जो W1 प्लस W2 है वो एक सबस्पेस बनाता है। आगे करते हैं दोस्तों हम कुछ एग्जाम्पल्स। तो जो पहली एग्जाम्पल है वो है चेक डज 3,2 बिलोंग्स टू LS वेयर S इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग 4,0 एंड 3,5। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आप मान के चलें कि जो वेक्टर है वो गिवन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है और वहाँ से आप स्केलर्स ढूंढने की कोशिश करें। और अगर आपको स्केलर्स मिल जाते हैं, अगर एग्जिस्ट करते हैं स्केलर्स, तो पता लग जाएगा कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। अगर नहीं मिलते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट, तो आप कह सकते हैं कि वो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखे जा सकते। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, लेट 3,2 बिलोंग्स टू LS। दिस implies that 3,2 is equal to alpha into 4,0 plus beta into 3,5 for some scalars alpha and beta belongs to the field। अब क्या करना है, हमने इक्वेशंस बना ली यहाँ से x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट्स को इक्वल करके। तो इक्वेशंस आई अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में, दोनों को सॉल्व किया और हमें पता लगा कि अल्फ़ा और बीटा की फाइनाइट वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं। इसका मतलब जो हमने शुरुआत में माना था तो वो बात ट्रू है, यानी कि 3,2 बिलोंग्स टू LS। अगली एग्जाम्पल है डस 3, 2, 1, 4 जो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की वो LS को बिलोंग करती है, जहाँ पे S दिया गया है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1। तो ये 3 मैट्रिक्स दी गई हैं और पूछा है कि जो 3 2 1 4 है क्या इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो फिर से वही काम, हम स्केलर्स लेट करेंगे और उसको मान के चलेंगे कि बिलोंग करता है। तो अल्फ़ा बीटा गामा यहाँ पे लेट किया और अल्फ़ा बीटा गामा के लिए सॉल्व किया। तो अल्फ़ा की वैल्यू 3 आई, बीटा की वैल्यू 2 आई और गामा की वैल्यूज़ 1 भी आई, 4 भी आई। तो ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि एक टाइम पे एक साथ गामा की 2 वैल्यूज़ तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो इसका मतलब जो 3 2 1 4 है डज नॉट बिलोंग टू LS। नेक्स्ट एग्जाम्पल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल लाइज इन लीनियर स्पैन ऑफ S वेयर S इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग 1 एंड 1 प्लस x स्क्वायर। 2 पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं और नीचे 4 ऑप्शंस दी गई हैं कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल इसके लीनियर स्पैन को बिलोंग करता है।
तो यहाँ पे करने के दो तरीके हैं। पहला क्या कर सकते हैं, जो अभी हमने दो क्वेश्चंस के अंदर किया कि मान के चलिए और लेट करिए अल्फ़ा और बीटा दो स्केलर्स हैं और एट लास्ट हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। जिसमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड हो गई तो वो उसको बिलोंग कर जाएगा। लेकिन जो दूसरा तरीका है, जो कि एक शॉर्ट तरीका है, जो कि हम एग्ज़ाम्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करना भी चाहिए, वो क्या है कि आप ये नोटिस करिए कि जो वेक्टर दिया गया है 1 + x + x², उसमें क्या है x² और x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। और आप कोई भी स्केलर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो x और x² का जो कोफिशिएंट है वो सेम ही रहने वाला है। यानी कि इसका कोई भी मर्जी आप लीनियर कॉम्बिनेशन ले आएँ, उसके x² और x का जो कोफिशिएंट है हमेशा ही बराबर रहने वाला है। तो बस इतनी ऑब्जर्वेशन काफ़ी है इस सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए। अब आप ऑप्शंस में चेक कर लीजिए कि ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है जिसका x² और x का कोफिशिएंट बराबर है। तो मेरी नज़र में तो पहला ऑप्शन सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसी में है x² और x का कोफिशिएंट बराबर। क्योंकि सेकंड में तो इक्वल नहीं है, 5 और 1 है। 3 में तो x ही नहीं है और x का कोफिशिएंट 0 तो हो ही नहीं सकता। और फोर्थ में x³ आ गया और x³ तो है ही नहीं सेट S में, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट S इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग 1 एंड आयोटा जनरेट्स कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड R। सो यहाँ पे क्या है, हमें दिखाना है कि जो S है वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाले वेक्टर स्पेस को जनरेट करता है, यानी कि स्पैन करता है। तो इसके लिए हम स्ट्रैटेजी क्या यूज़ करेंगे? पहले तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें पता है जो प्रॉपर्टी अभी हमने हाल ही में की थी, LS इज इक्वल टू V इफ़ एंड ओनली इफ़ V इज जनरेटेड बाय S, तो वही यूज़ करेंगे। तो स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, हमने सेम रखनी है। LS को प्रूफ करेंगे C का सबसेट है और C को प्रूफ करेंगे LS का सबसेट है, तो वहाँ से बराबर हो जाएंगे LS और C। तो बस यही काम हमने करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले LS इज ए सबस्पेस ऑफ C, दिस इम्प्लाइज दैट LS इज ए सबसेट ऑफ C बाय प्रॉपर्टी, हमने पीछे भी की। उसके बाद C में से एक वेक्टर उठाएंगे A + iota B। नाउ A + iota B इज इक्वल टू A इंटू 1 + B इंटू iota, दिस इम्प्लाइज दैट A इंटू 1 + B इंटू iota बिलोंग्स टू LS। Why? Because LS is spanned by S. This implies that C is a subset of LS. Therefore, LS is equal to C by 1 and 2. तो यहाँ से हमने गिवन स्टेटमेंट को प्रूफ कर दिया। वैसे भी दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो S दिया गया है और जो वेक्टर स्पेस दिया गया है, अब बेसिस एंड डायमेंशन के अंदर पढ़ेंगे कि जो S है वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो वेक्टर स्पेस है उसका बेसिस फॉर्म करता है। इसको आप डिटेल में स्टडी करेंगे लेकिन अगले वीडियो के अंदर। अगली एग्जांपल है S इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग 2 वेक्टर्स 1, 1, 0 एंड 0, 2, 0। हमें क्या शो करना है, W एक सबस्पेस है जो कि जनरेट हुआ है S से। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेम स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले ये प्रूफ करेंगे जो W है एक सबस्पेस है, उसके बाद फिर वही तरीका जो है LS इज इक्वल टू W प्रूफ करेंगे जो अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने किया। तो सबसे पहले इसको प्रूफ करेंगे W एक सबस्पेस है, उसके लिए हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लगाएंगे। आप देख सकते हैं 2 स्केलर्स लेट किए हैं, 2 वेक्टर्स लेट किए हैं और बता दिया कि जो W है एक सबस्पेस है। उसके बाद S is a subset of W, this implies that LS is a subset of LW। अब क्योंकि W एक सबस्पेस है then LW is equal to W, this implies that LS is a subset of W। तो यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज़ लगी हैं, आप ध्यान से देखना आपको समझ आ जाएंगी। उसके बाद आगे हमें ये प्रूफ करना है that W is a subset of LS। उसके लिए क्या करेंगे, एक वेक्टर लेट करेंगे जो कि W को बिलोंग करता है से अल्फ़ा, बीटा, 0। देन अल्फ़ा, बीटा, 0 इज इक्वल टू L इंटू 1, 1, 0 प्लस M इंटू 0, 2, 0 विच इज़ इक्वल टू L प्लस 2M, 0। तो यहाँ से हम इक्वेट करेंगे और L और M की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो L की वैल्यू आई अल्फ़ा,
m की वैल्यू आई बीटा माइनस अल्फा बाई 2, दैट इज l and m एग्जिस्ट। तो यहाँ से क्या पता लगा, फॉर एवरी w बिलोंग्स टू w बिलोंग्स टू ls, दिस implies that w इज a सबसेट ऑफ ls। तो यहाँ से क्या पता लगा, that ls इज इक्वल टू w। तो ये थे दोस्तों कुछ एग्जाम्पल्स, आई होप आपको समझ आए होंगे। आई होप दोस्तों आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट सम ऑफ ए वेक्टर स्पेस।